हेलो डियर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में आप लोग को स्वागत करता हूं। और आप सभी के बीच ये थर्ड ईयर का आपका जो है CHN का जो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए है, ये दूसरा वीडियो है। जी हाँ, CHN 2 का दूसरा एग्ज़ाम स्पेशल का वीडियो है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन कराकर आप लोग का जो एग्ज़ाम का 17 से डेट है उसमें जो है आप लोग का उससे पहले मैं कंप्लीट करा दूँ। और आपका भी ये दायित्व होना चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ उसको बड़ी ही अच्छे से पढ़ाई कर ले, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब एग्ज़ाम आने लगता है, एग्ज़ाम दे देते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया, अच्छा से नहीं गया। तो फिर अभी समय है, पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम जो लेकर आए हैं वाइटल स्टैटिक्स के बारे में। वाइटल स्टैटिक्स कहा जाए तो इसे हम लोग जैव सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ा। जी हाँ, डाटा। ठीक है, तो जैव जीवन से संबंधित आंकड़ा। ठीक है, जो ये क्या होता है, ये कहाँ से वाइटल स्टैटिक्स मिलता है और इसका हेल्थ के सेक्टर में क्या महत्व है, इसको वर्णन करना है। एग्जाम में पूछता है अक्सर। ठीक है, तो देखिए वाइटल स्टैटिक्स जैव सांख्यिकी एक ऐसी सांख्यिकी, एक ऐसी जानकारी है जो जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु आदि महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं से संबंधित होता है। जैव सांख्यिकी का मतलब होता है कि जीवन से संबंधित जानकारी, जीवन से संबंधित आंकड़ा। ठीक है, वाइटल स्टैटिक्स एक ऐसी सांख्यिकी, एक ऐसी आंकड़ा होती है जो जन्म, मृत्यु, विवाह, डाइवोर्स, ठीक है, गर्भ में पल रहे शिशु के मृत्यु आदि महत्वपूर्ण जीवन से संबंधित घटना होता है। उसी को हम लोग वाइटल स्टैटिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं, एक प्रकार से जानकारी या आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, आगे इसको देखिएगा। तो WHO के अनुसार वाइटल स्टैटिक्स जनसंख्या की महत्वपूर्ण घटनाओं का संख्यात्मक विवरण है। WHO के अनुसार जो वाइटल स्टैटिक्स है यह जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण घटनाओं का संख्यात्मक विवरण है। जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटना का मतलब होता है कि जन्म होना, मृत्यु होना, विवाह होना, तलाक होना, ये सब जनसंख्या के अंदर ही जो है घटने वाला एक घटना होता है। इसीलिए वाइटल स्टैटिक्स जनसंख्या की महत्वपूर्ण घटनाओं का एक संख्यात्मक विवरण है। संख्यात्मक मतलब यह न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है वाइटल स्टैटिक्स। ठीक है, जैसे वाइटल इवेंट, ठीक है, जन्म, मृत्यु, विवाह, डाइवोर्स, फीटल डेथ, एडॉप्शन। कुछ देशों में बच्चा को एडॉप्ट किया जाता है, जन्म नहीं देकर एडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका कुछ इम्पोर्टेंट वाइटल है, वाइटल्स है, जैव सांख्यिकी है, आंकड़ा है। ठीक है, ये सब स्रोत है। ठीक है, जन्म, मृत्यु, डिवोर्स, ये सब आपको एक वाइटल स्टैटिक्स है। ठीक है ना। अब वाइटल स्टैटिक्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? आप ये आंकड़ा, जैव जीवन से संबंधित आंकड़ा आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? तो जीवन से संबंधित आंकड़ा जो होता है यह आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मतलब नागरिकों का जो पंजीकरण सिस्टम है वहाँ से आपको मिलेगा, जहाँ पे जन्म, मृत्यु, सरकारी पंजीकरण सबसे विश्वसनीय स्रोत आपका यही है। हर साल कितने बच्चा जन्म लिया, आजकल सब लोग रजिस्ट्रेशन जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है, तो उस पोर्टल से आपको बहुत अच्छा और सही जानकारी मिलेगा। तो वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होता है भाई जानकारी प्राप्त करना। तो आप कहाँ कहाँ से जानकारी ले सकते हैं? तो वही जानकारी आपको यहाँ पे है। जानकारी क्या मिलेगा? जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, विवाह हुआ, डाइवोर्स हुआ, ये सब आपका वाइटल स्टैटिक्स है। तो ये सब का आंकड़ा मिलेगा कहाँ से? स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो पहला स्रोत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी आम नागरिकों का जो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल है उस पोर्टल से मिलेगा, जिसमें
कितना जन्म हुआ साल में, कितना मृत्यु हुआ, और इसका पंजीकरण लोग करवाए रहते हैं, तो उससे डाटा आपको मिलेगा। ये सबसे विश्वसनीय डाटा होता है। दूसरा है जनसंख्या का जो जनगणना होता है हर एक 10 वर्षों में, वहाँ से डाटा मिलेगा बहुत सारे चीज़ों का, कि कितना महिला का लिंगानुपात है, कितना पुरुष की जनसंख्या है, ओवरऑल कितनी जनसंख्या है। तो जनसंख्या जो गणना होता है, इससे भी आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा, ठीक है, सांख्यिकी आंकड़ा मिलेगा। तीसरा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक है आपका सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन, एक है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन। जन्म एवं मृत्यु दर का अनुमान यहाँ से आप लगा सकते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। चौथा है हेल्थ रिकॉर्ड से, हॉस्पिटल में हेल्थ रिकॉर्ड से, पीएचसी का हेल्थ रिकॉर्ड, सीएचसी का रिकॉर्ड, सब सेंटर का रिकॉर्ड। तो जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर में जो बेस लेवल का जो आपका केंद्र सब है, सेंटर सब है, तो ये रिकॉर्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड में पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, अन्य हॉस्पिटल रिकॉर्ड से आप ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं कि कितना व्यक्ति दिखाया, किसको कौन बीमारी था, ठीक है। जैसे आपको पता कैसे चलता है कि अभी देश में कितना एड्स के मरीज, एक्टिव मरीज संभवतः कितना है, तो ये आंकड़ा कहाँ से आता है? तो ये आंकड़ा इसी सब हॉस्पिटल रिकॉर्ड से, इसी सब रजिस्ट्रेशन पोर्टल सब से ही आता है, और सरकार जो है ओवरऑल डाटा मिलाकर एक जगह उसे जारी करती है, ठीक है। पाँचवा है नेशनल सर्वे। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे होता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, डीएलएच, एनएसएच सर्वे के माध्यम से भी जो है आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स पता चलता है कि किस घर में कितना विवाह के जोड़े हुए, नया कितना डेथ हुआ, कितना मृत्यु हुआ, कितने बच्चे हैं, ठीक है, कौन किस बीमारी से ग्रसित है। तो इस सर्वे के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगला स्रोत है डिजीज नोटिफिकेशन सिस्टम। डिजीज नोटिफिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें रोगों के बारे में सूचना देता है, तो इससे संक्रामक रोगों को रिपोर्ट बनती है कि देश में किस बीमारी का कितना मरीज एक्टिव है। तो ये डिजीज नोटिफिकेशन सिस्टम छठा पॉइंट है। देखिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स जीवन से महत्वपूर्ण आंकड़ा या जीवन से महत्वपूर्ण घटना, ठीक है, यही होता है जैव सांख्यिकी, जीवन से जुड़ी हुई आंकड़ा या जानकारी। तो जीवन से जुड़ी हुई आंकड़ा या जानकारी, यानी हमारे देश में कितना डेथ हुआ साल में, कितना विवाह हुआ नया साल में, कितना जो है जन्म लिया साल में, कितना डिवोर्स हुआ, तो ये सब जीवन से जुड़ी हुई ही तो घटना है। तो ये सब जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का हमें अगर संख्या पता करना हो, आंकड़ा पता करना हो, तो कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो ये सब स्रोत है, सर्वे से मिलेगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मिलेगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मिलेगा, जनगणना के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका स्रोत है जो मैं बता दिया। अब आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है। मान गए हम ये जानकारी सब इकट्ठा लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे? नहीं, किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरी होता है, महत्व होता है, तो अचार डालने के लिए नहीं होता है। तो फिर क्या महत्व है? तो देख लीजिए, स्वास्थ्य योजना बनाना है, हमें पता चलेगा कि किन बीमारी से पर साल कितना मृत्यु हो रहा है, कितना जो है बच्चे का जन्म हो रहा है, किस बीमारी का कितना मरीज है। तो हम हेल्थ प्लानिंग या हमारा देश के जो हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वह प्लान बनाता है कि किस बीमारी से निपटा जाए, किस बीमारी का नया मरीज ज़्यादा मिल रहा है तो उसे कैसे निपटा जाए, नई योजनाएं बनाने में सहायता मिलता है, ठीक है, इसका महत्व है। दूसरा है स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन होता है। मान लीजिए टीबी का कार्यक्रम चल रहा है, एड्स के कार्यक्रम चल रहा है, अंधता के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, तमाम बीमारियों के ऊपर जो है कार्यक्रम सरकार चला रही है, ठीक है। लेकिन उस कार्यक्रम का कितना ज़्यादा सफल रहा, कितना ज़्यादा असर है, इसका मूल्यांकन हम इन्हीं सब डाटा के ज़रिए करते हैं, ठीक है। जैसे इस बार जो है रजिस्ट्रेशन में पता चला कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, अन्य डाटा के माध्यम से पता चला कि इस बार बच्चे का जो मृत्यु दर है, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर जो है वह जो है ज़्यादा है, ठीक है। 10,000 व्यक्ति पिछले बार से ज़्यादा बच्चा जो है इस बार डेथ कर गया है, ठीक है।
जन्म के समय या जन्म से 28 दिन के अंदर। तो जब सरकार के पता चल गया कि ये 10,000 बच्चा पिछले साल से अब की बार ज़्यादा डेथ कर गया है, तो फिर क्या होगा? फिर सरकार जो है इस पर काम करेगी। सरकार जो है रूट लेवल पर काम करेगा कि भाई जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसे कैसे मैनेज किया जाए कि ये मृत्यु दर को रोका जाए। सेम चीज़ें महिला गर्भवती है, गर्भवती से लेकर जन्म देने तक किसी न किसी कारण से डेथ हो जाता है, तो उस डेथ को कैसे कम किया जाए। तो सरकार को इन सब आंकड़ों से बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन सारे आंकड़ा जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पता चलता है। ठीक है, मूल्यांकन सफलता दर के बारे में आप अनुमान कर सकते हैं। रोग नियंत्रण की बात किया जाए तो रोगों की पहचान और रोकथाम जो है इस डाटा के जरिए किया जा सकता है। इसका महत्व है कि आप रोग की पहचान करेंगे, रोग की रोकथाम करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। चौथा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार। अभी मैंने आपको बताया कि एमएमआर, ठीक है, और आईएमआर कम करने में सहायता करना, यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दोनों के मृत्यु दर में कमी करना। ठीक है, ये भी इसका महत्व है। जनसंख्या नीति बनाना, इसका महत्व ये भी है कि आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जरिए जनसंख्या नीति में तैयार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। संसाधन कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है, तो उन सब में एक समान वितरण ला सकते हैं आप। महामारी का पहचान कर सकते हैं, रिसर्च पर काम कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर सकते हैं। अपने देश के जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़ा है, उसको हम इंटरनेशनली जो है तुलना कंपेरिजन कर सकते हैं। और स्वास्थ्य संकेतों की गणना कर सकते हैं, हेल्थ इंडिकेटर की गणना कर सकते हैं। अब हेल्थ इंडिकेटर क्या है? जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सब आपका जो है आप क्या कर सकते हैं, ये सब आप गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के भाई हेल्थ इंडिकेटर का ये सब महत्व है। ये सारे महत्व जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है स्वास्थ्य सेवा में वाइटल स्टैटिस्टिक्स का बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे योजना बनाने से लेकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन, रोग नियंत्रण कैसे होगा। ठीक है, मातृ शिशु दर में स्वास्थ्य सुधार कर सकते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जरिए। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जरिए जनसंख्या नीति बनाना, संसाधनों का उचित वितरण करना, महामारी की पहचान करना, शोध करना, अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना, ये सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स का महत्व होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो स्रोत और महत्व मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको आगे इसको पढ़कर समझना है। आगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फैमिली वेलफेयर सर्विस। जी हाँ माय डियर, फैमिली वेलफेयर सर्विस का मतलब होता है कि परिवार कल्याण सेवा। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार कल्याण सेवाएं के बारे में एग्जाम में पूछता है, और इसमें नर्स की भूमिका लिखे ये भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए फैमिली वेलफेयर सर्विस यानी नाम है परिवार कल्याण सेवा। ऐसी सेवा जो परिवार के कल्याण हो, जो परिवार को ऐसी सेवा, स्वास्थ्य की सेवा जो परिवार को अच्छा करे, परिवार को कल्याण करने के लिए हो। ठीक है, देखिए फैमिली वेलफेयर सर्विस ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनका उद्देश्य माता, शिशु, किशोर एवं पूरे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना तथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना। उसी चीज़ को यहाँ पे जो है आपको लिख दिया गया है थोड़ा सा विस्तृत में। ठीक है, अब देखिए फैमिली वेलफेयर सर्विस का मतलब होता है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा, सॉरी परिवार कल्याण सेवा या परिवार कल्याण कार्यक्रम। एक ऐसी कार्यक्रम या एक ऐसी सेवा जो परिवार के बारे में सोचें, जिसका उद्देश्य ये होता है कि पारिवारिक स्तर पर काम करना। ठीक है, जो परिवार के अंदर महिला हो, बच्चा हो, शिशु, किशोर हो, यहाँ तक कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करना, रक्षा करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, यह फैमिली वेलफेयर का जो है आपका सेवा होता है। फैमिली वेलफेयर के अंदर दी जाने वाली सेवा होती है। यानी पूरे
परिवार के स्तर पर दी जाने वाली सेवा होती है, जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ाना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर काम कर नियंत्रण के ऊपर काम करना, यही अपना फैमिली वेलफेयर सर्विस का मेन सेवा होता है। अब भाई इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? परिवार को स्वास्थ्य सेवा देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये भी एक प्रोग्राम होता है जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें हर एक देश के हर एक नागरिक के हर एक परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, इनके लिए जो है काम किया जाता है, ठीक है, परिवार लेवल पर। तो इस कार्यक्रम, इस सेवा का उद्देश्य है मातृ शिशु दर कम करना, ठीक है। ये जो फैमिली लेवल पर काम करने वाला ये जो सेवा है फैमिली वेलफेयर, परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली जो सेवा है, इसका उद्देश्य यही होता है कि चाहे वो महिला हो, माता हो या फिर शिशु हो, बच्चा हो, इसके जो मृत्यु दर हो जाता है किसी भी रीजन से, मान के महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है या फिर जन्मदेही बच्चा का और किसी कारण से डेथ हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मान के डेथ हो गया, तो इस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर में उस कॉज को दूर किया जाता है, उस पर काम किया जाता है और उससे होने वाले जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चा गर्भ से लेकर जन्म तक जो है क्या होता है, किसी न किसी रीजन से बच्चा का डेथ हो गया तो उस पर काम करके इस शिशु मृत्यु दर को कम किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करना, उस पर काम करना, स्वस्थ एवं छोटा परिवार स्थापित करना, भाई फैमिली वेलफेयर यानी परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वे सारे चीज़ यहाँ पे होता है। इसका वे सारे उद्देश्य है जो एक परिवार के लिए बेहतर हो। तो परिवार स्वस्थ और छोटा परिवार स्थापित करना, इसका मेन मकसद होता है कि परिवार को छोटा रहने दें, ठीक है, 2 बच्चे के जगह 4 बच्चे की जगह 2 ही बच्चे जो है करने के लिए हम परिवार में सुझाव दें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, यानी जो डिलीवरी से लेकर प्रसव होता है उसमें सुरक्षित तौर पर ये सारा चीज़ हो, इसको बढ़ावा देना। परिवार नियोजन सेवाओं उपलब्ध कराना, इसका प्रचार प्रसार करना। किशोर स्वास्थ्य में एडोलेसेंट में सुधार करना। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधारना, ठीक है। बुजुर्गों के लिए उनके खान पान, उनके रहन सहन के ऊपर जो है काम करना। तो फैमिली वेलफेयर का भाई ये उद्देश्य है कि यह परिवार स्तर पर चाहे गर्भवती महिला हो या नवजात बच्चा हो या फिर किशोर हो या फिर एडल्ट हो, सबके अनुसार यहाँ पे सुझाव देख रेख प्रदान जो है किया जाता है, सेवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली वेलफेयर सर्विस, ठीक है, पता हो गया। अब फैमिली वेलफेयर सर्विस के अंदर जो घटक है, जो कंपोनेंट है, क्या क्या चीज़ पर बेसिकली काम होता है आप समझिए। फैमिली वेलफेयर के अंदर चूँकि परिवार के लिए किया जाने वाला एक कल्याणकारी सेवा है, तो इसमें मैटरनल हेल्थ सर्विस दिया जाता है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ सर्विस का मतलब होता है कि मातृत्व स्वास्थ्य सेवा, महिला से जुड़ी हुई सेवा दिया जाता है। जैसे महिला अगर प्रेग्नेंट है तो ANC एंटीनेंटल केयर चेकअप, ठीक है, मतलब गर्भ प्रेगनेंसी के दौरान सारे चेकअप, सेफ डिलीवरी करवाना, पोस्टनेंटल केयर PNC, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पहचान करना, ठीक है। तो ये माँ से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवा होता है जो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक एक बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से कराने का सेवा जो है दिया जाता है। दूसरा है चाइल्ड हेल्थ सर्विस, यानी माँ बच्चा सबसे जुड़ी हुई सेवा दिया जाता है। तो बच्चे को टीकाकरण देना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, विटामिन A का देना, ORS जिंक उपलब्ध कराना बच्चे के लिए, ठीक है, बच्चे का जो मृत्यु दर है उसको कम करना। तो इन सब चीज़ों में जो है सेवा दिया जाता है। तो ये बच्चे से संबंधित हुआ। अब आया फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में बच्चे, अब जनसंख्या कम करना है, छोटा परिवार बनाना है, तो इसके लिए भी तो कुछ करेंगे ना। तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी काम किया जाता है, सेवा दिया जाता है। इसमें अस्थायी साधन जैसे कंडोम, ओरल पिल, IUCD, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, ये सब का एडवाइस दिया जाता है कि आप ये सब अस्थायी साधन, मान गए कोई परमानेंट अभी नहीं चाह रहा है तो उसे अस्थायी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा भी कपल होगा जो अस्थायी चाहेगा तो उसके लिए वैस्केटोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में बताया जाता है। तो फैमिली प्लानिंग है।
चौथा इसका घटक है, ठीक है ना, फैमिली वेलफेयर सर्विस के अंदर चौथा जो सेवा है या घटक है वो है एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस, किशोरावस्था का स्वास्थ्य के सेवा। जैसे महिला बच्चा जो फीमेल होती है, किशोरावस्था में ही आप उसके मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक स्राव, तो उसका हाइजीन कैसे रखना है, कि न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड होगा उसको बताना है, एनीमिया कंट्रोल करना है, बच्चे को काउंसलिंग करना है। तो ये एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस है जो खासकर किशोरावस्था के ऊपर काम करता है, ठीक है। पाँचवा में है इस फैमिली वेलफेयर सर्विस के अंदर न्यूट्रिशनल सर्विस, पोषण से जुड़ी हुई सेवा दी जाती है, जैसे आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देना, पोषण के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देना, स्तनपान के लिए जो है काउंसलिंग करना, ठीक है। छठा है आरटीआई, एसटीआई या एचआईवी प्रिवेंशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है या फिर एचआईवी होता है, इससे रोकथाम कैसे किया जाए ये बताया जाता है परिवार में। तो इसके लिए काउंसलिंग की जाती है, टेस्ट किया जाता है, इसके लिए रेफ़र किया जाता है। कंडोम प्रमोशन, जब रिलेशन बनाए तो कंडोम का इस्तेमाल करें। ऐसी सेवा जो है फैमिली वेलफेयर के अंदर एचआईवी प्रिवेंशन के लिए, एसटीआई प्रिवेंशन के लिए जो है आपको क्या की जाती है, सेवा दी जाती है। सातवां है इनफर्टिलिटी काउंसलिंग, बांझपन की पहचान और रेफ़र करना, ये भी इस सेवा के अंदर आता है कि इनफर्टिलिटी के लिए काउंसलिंग करना, उसमें बांझपन की पहचान और आगे रेफ़र करना। आठवां है हेल्थ एजुकेशन, लास्ट में किसी भी चीज़ के ऊपर जो सेवा देते हैं हेल्थ सेक्टर में, तो लास्ट में हम उसमें हेल्थ एजुकेशन ज़रूर ऐड करते हैं। तो यहाँ भी हेल्थ एजुकेशन ऐड करेंगे, विवाह की उचित आयु बताएंगे, बर्थ में कितना गैप रखेंगे जन्म में 2 बच्चे को बीच वो बताना चाहिए, छोटे परिवार का क्या लाभ है वो बताएंगे, स्वच्छता एवं पोषण कैसे अच्छा रखें अपने आप को अपने परिवार में, तो इन सब चीज़ के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देना है। तो ये जो है आपका क्या है, 8 कंपोनेंट है या फिर 8 भूमिका चीज़ें हैं जो इस फैमिली वेलफेयर के अंदर काम किया जाता है। महिला, बच्चे, किशोरावस्था, ठीक है, इन सब के ऊपर सेवा दिया जाता है। साथ में हेल्थ एजुकेशन, बांझपन के ऊपर जो है सेवा दिया जाता है। एचआईवी का रोकथाम कैसे करें इसके ऊपर जो है दिया जाता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल सर्विस यानी पोषण से जुड़ी हुई सेवा दी जाती है। तो ये सारा सेवा है, फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई सेवा दी जाती है। तो परिवार में दी जाने वाली सारी सेवाएं जो परिवार के लिए अच्छा हो, परिवार के लिए कल्याण वाला हो, वह जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर दी जाने वाली सभी सेवा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज ए नर्स की भूमिका देखते हैं कि भाई हम फैमिली में जो सेवा दे रहे हैं, फैमिली के कल्याण के लिए, फैमिली के अच्छे के लिए, तो उस सेवा में नर्स की क्या भूमिका है। चूँकि जो सेवा देगा तो भाई वो नर्स ही ना देगी। तो देख लीजिए, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और नियमित एएनसी करना, ठीक है। गर्भवती महिला है उसको सबसे पहले पहचान करना नर्स का काम है कि कहाँ पे महिला प्रेग्नेंट है, किस घर में, वहाँ पे जाना, उसे पंजीकरण करना, उसका नियमित एएनसी करना। एएनसी मतलब एंटीनेंटल चेकअप करना, ठीक है। सुरक्षित प्रसव और प्रसव के बाद देखभाल प्रदान करना। नर्स का ये भूमिका है कि फैमिली वेलफेयर सर्विस के अंदर वह प्रसव सुरक्षित करवाए और प्रसव के बाद देखभाल भी प्रदान करे, ठीक है। नवजात एवं शिशु के कंप्लीट देखभाल प्रदान करें। सभी बच्चों को समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करें। परिवार नियोजन के सभी साधनों की सही जानकारी और परामर्श दें, ठीक है। मतलब जो जो सेवा आप ऊपर लिखे हैं उसी सेवा में अपनी भूमिका को यहाँ पे बता देना है, ठीक है। जैसे गर्भ निरोधक साधनों का वितरण और उपयोग पर शिक्षा देना है। प्रेगनेंसी अगर हाई रिस्क वाला है तो उसे पहचानना, उसे रेफर करना। पोषण, स्तनपान, स्वच्छता, जन्म, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पहचान करके रेफर करना, ठीक है। हाई रिस्क से हो गया। पोषण, स्तनपान, स्वच्छता और जन्म अंतराल कितना रखना है इस पर स्वास्थ्य शिक्षा देना। किशोर और किशोरियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में क्रियान्वयन में सक्रिय भाग लेना। घर घर भ्रमण कर फॉलोअप एवं आवश्यक देखभाल देना।
जन्म मृत्यु टीकाकरण एवं परिवार नियोजन से संबंधित रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तैयार करना। तो ठीक है, समुदाय के छोटे परिवार, महिला सशक्तिकरण एवं स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना। कुल मिला के मैं आपको सीधा बता दूं तो आपको नर्स की भूमिका जितना मैटर ऊपर पढ़ते हैं, लास्ट में उसी से संबंधित हम नर्स की भूमिका जो है लिखते हैं। तो जो फैमिली वेलफेयर के बारे में चाहे उसका ऊपर घटक देखे हैं या फिर उसका ऊपर महत्व उद्देश्य देखे हैं या फिर उससे पहले उसका डिफिनीशन देखे हैं, सबका इस्तेमाल करते हुए नर्स की भूमिका लिख देंगे। क्योंकि नर्स की भूमिका क्या होगी, आप परिवार में सेवाएं दे रहे हैं, परिवार के सही के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, तो आप उसको क्या क्या सेवा क्या क्या देंगे जो परिवार के लिए बेहतर होगा, परिवार के कल्याण के लिए, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हेल्थ एजुकेशन, उसका सिद्धांत और उसका विधियाँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ एजुकेशन का सबसे पहले आप लोग इसका डिफिनीशन देख लें। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन का जो डिफिनीशन है माय डियर, कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है हेल्थ एजुकेशन जिसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, समुदाय को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही जानकारी, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं अच्छे स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या होता है कि एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों के बीच में जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो उसके बारे में जानकारी देना, चर्चा करना, यही स्वास्थ्य शिक्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई हम डिग्री हासिल नहीं करते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि डिग्री हासिल करना जो है नॉलेज किसी चीज़ के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, लोगों में बस बांटते हैं, डिग्री नहीं बांटते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा है मतलब स्वास्थ्य के ऊपर। अब स्वास्थ्य लोगों के लिए जो जो चीज़ बेहतरी रहता है वो सारा स्वास्थ्य के अंदर आता है, हम उस पर अब लोगों को बताएंगे उनके बेहतरी के लिए, यही स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। ठीक है, जैसे टीबी से कैसे बचना है, टीबी के ऊपर जो जो उनको ज्ञान देंगे वो ज्ञान वो स्वास्थ्य शिक्षा बन जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो यही चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के तौर पर भी, परिवार के तौर पर भी या समुदाय गांव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधी जानकारी प्रदान करना जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो, इसे ही हम स्वास्थ्य शिक्षा बोलते हैं। सीधा भाषा में समझे कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, ठीक है, जिसमें व्यक्ति, उसके परिवार, उसका समुदाय को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी, सही जानकारी प्रदान की जाती है जो उसके जीवन और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई व्यवहार के लिए अच्छा होता है, यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है। ठीक है ना। WHO ने क्या कहा कि हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिव एंड हेल्प पीपुल टू एडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिस एंड लाइफ स्टाइल। WHO ने कहा कि हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को मदद करता है उसे एक अच्छी स्वास्थ्य और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने में। ठीक है, तो यही है। मान गए आप स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर बताएंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगा, लोग क्या गलत है क्या सही है उसको पहचान कर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। ठीक है ना, तो लोगों के लिए बेहतर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है भाई? हम स्वास्थ्य शिक्षा किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधी ज्ञान मिले, ज्ञान बढ़े, स्वस्थ आदतों का विकास करे। हम चीज़ें बताएंगे स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे, बताएंगे तो लोगों को उसको जो है विकास होगा उसके बारे में। ठीक है, रोग की रोकथाम लोग जो है करना सीखेंगे, स्वच्छता और पोषण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ता है इससे। ठीक है ना,
परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो लोग नहीं करवाना चाहती है उसमें ये बढ़ावा मिलता है। जो महिला का प्रेगनेंसी से लेकर जन्म तक बच्चे का डेथ हो जाता है तो उसको जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान में सहभागिता लोगों का बढ़ता है। ठीक है ना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपने स्वास्थ्य की स्वयं देखभाल कर सके। हैंड वॉशिंग से लेकर संक्रमण के रोकथाम से लेकर हर चीज़ पर बताया जाता है, हर चीज़ पर लोग खुद अमल करते हैं, जिससे लोग खुद जो है खुद का देखभाल करते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंजेज लाना। तो यहाँ भी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को शिक्षा देंगे, जानकारियाँ देंगे, बताएंगे तो वे खुद से भी बदलाव कर सकते हैं। नए नए चीज़ों के बारे में उनमें जानकारियाँ आएंगी, जो चीज़ों की जानकारी उनको नहीं होगा वो उनको जानकारी मिलेगा, जिससे वो परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन को बेहतर करेंगे, स्वच्छता लाएंगे, अच्छे पोषण लेंगे। ठीक है, खुद का स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ेगा उनके अंदर। ठीक है, अन्य संक्रामक बीमारियों के रोकथाम में पहले से ही कोशिश करेंगे। तो ये हेल्थ एजुकेशन का ये सब उद्देश्य होता है। देखिए, जितना आप सोचेंगे, उद्देश्य का मतलब क्या कि ये चीज़ें क्यों आया, यानी हेल्थ एजुकेशन क्यों आया, यही तो उद्देश्य है। तो अब भाई हेल्थ एजुकेशन क्यों आया, आप उसको लिखिए ना कि किस किस चीज़ के लिए आया, यही तो उद्देश्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। प्रिंसिपल का मतलब होता है, सिद्धांत का मतलब होता है कि जो उस चीज़ के लिए बेहतरी हो, बढ़िया हो। किस चीज़ के लिए? तो अभी हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, तो जो सिद्धांत देखेंगे वो हम हेल्थ एजुकेशन के लिए देखेंगे। तो सिद्धांत के मतलब होता है बेहतरीन चीज़ें। ठीक है, जो अच्छी बातें हो। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक अच्छी बातें क्या हो सकती है? तो जो अच्छी बातें होगी वही जो है आपका इसका सिद्धांत बन जाएगा। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा यानी ये भी एक ऐसी शिक्षा है, तो शिक्षा में रुचि काफ़ी ज़रूरी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की सिद्धांत। हेल्थ एजुकेशन में रुचि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन आप दे रहे हैं, लोग आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उस टॉपिक में मज़ा ही नहीं है उनको, तो देना फालतू है। तो रुचि में इंटरेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य में एक अच्छा इंटरेस्ट, एक अच्छी रुचि से लोग अगर सीखने का कोशिश करते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है ना, तो पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत, यानी अच्छा रुचि लोगों को अच्छा सीखने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा है सहभागिता, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। मान गए किसी टॉपिक पे हम लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, उसमें लोग जितना ज़्यादा पहुँचेंगे उतना ज़्यादा लोगों में बेनिफिट होगा, नहीं पहुँचेंगे तो देना बेकार होगा। तो लोगों को पार्टिसिपेशन होना या समुदाय का पार्टिसिपेशन होना उस हेल्थ एजुकेशन में काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दूसरा है सहभागिता का सिद्धांत। ठीक है, या सीधा आप इसमें सहभागिता भी लिख सकते हैं। तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है? बढ़िया चीज़ है, ध्यान में रखने वाली बातें। तो आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि हम जो टॉपिक पर व्यक्ति को बताएं, पहले डायरेक्ट हम नए टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही नए टॉपिक पे हम डिस्कस डायरेक्ट कर देंगे तो बहुत लोगों को दिमाग से बाउंस कट जाएगा, वो निकल जाएंगे आपके वहाँ से, कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो पहले नो टू अनो में जाना चाहिए। ठीक है, नोन टू अनोन में, यानी पहले उन बातों पर छींटना चाहिए टॉपिक जो बात लोग अक्सर जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस बातें में घुसेंगे जो लोग बात नहीं जानते हैं। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर उस टॉपिक को, उस एजुकेशन टॉपिक को ले जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि पहले जो बात व्यक्ति पहले जानता है, पहले वो बात को बताएं, फिर उनसे उसमें नई जानकारियाँ को आप जोड़ते चले जाएं। चौथा जो बात ध्यान में रखना है, जो सिद्धांत है, सरल से कठिन। आप
कभी भी हेल्थ एजुकेशन देंगे उसमें बहुत टेक्निकल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल भाषा का उपयोग करेंगे, उर्दू फारसी इंग्लिश झाड़ेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग आपके जो बीच में चल रहा सभा है, जो जिस टॉपिक पे आप बता रहे हैं वो बीच में छोड़कर बस निकल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सरल भाषा का उपयोग करें हेल्थ एजुकेशन में। पांचवा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें। हेल्थ एजुकेशन में एक चीज़ ध्यान में रखें, आप भाषण कितना भी दे लीजिए, ठीक है दे दिए, लेकिन जो आप करके लोगों के बीच में दिखाएंगे, करके जो सिखाएंगे, तो वह शिक्षा लोगों में जैसे ORS का घोल बनाना है। आप उस पर भाषण दे देंगे कि ये चीज़ शामिल करें, ये चीज़ शामिल करें, ये चीज़ शामिल करें, लोग को दिमाग से आउट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बना कर दिखाएंगे कि ये सामान ये है, ये सामान ये है, हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे, तो लोग उसको आसानी से सीख जाएगा। यानी व्यवहारिक प्रदर्शन द्वारा सीखना अधिक प्रभावी होता है, इसलिए करके सीखिए, करके सिखाइए लोगों को। ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हेल्थ एजुकेशन जब आप देने जाते हैं तो मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। लोगों को स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। सातवां है रेनफोर्समेंट रेपिटेशन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मुख्य संदेशों को बार बार दोहराना, यानी जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है उसको बार बार आप अपने जो बात है, जो स्पीच है, उसमें बार बार रिपीट करें, ताकि लोग ज़्यादा उस पर फोकस करें कि ये बार बार क्यों बताया जा रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखें। आगे है गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा के लिए गुड कम्युनिकेशन यानी एक अच्छी संचार काफ़ी ज़रूरी होती है। 9वां है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, दी गई जानकारी वैज्ञानिक और सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी बताने लगिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो विश्वसनीयता आपको ध्यान में रखना है। प्रतिपुष्टि, लास्ट में इस सिद्धांत होता है हेल्थ एजुकेशन का कि आप फीडबैक लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा का कितना प्रभाव पड़ा, तो यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा का प्रभाव कितना पड़ा जो हेल्थ एजुकेशन आप दिए हैं। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे सारे पॉइंट को लिखना है। ठीक है, जो जो चीज़ ध्यान में रखना है आपको ध्यान में रखना है। रुचि की बात है, इंटरेस्ट आपको ध्यान में रखना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो बात लोग जानना चाहें उस पर चर्चा करें, फिर धीरे धीरे उन जो नहीं जानना चाहते हैं उस पर चर्चा करें। आपको ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो बातें हैं हम स्वास्थ्य शिक्षा में उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रखेंगे, यानी पहले सरल तौर पे बताएंगे ताकि लोगों को रुचि जागे, फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ जाएंगे। 5वां बात ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ करें कोशिश करें कि करके सिखाएं। ठीक है, फिर हम ध्यान में रखेंगे बातें मोटिवेशन का, लोगों में मोटिवेशन प्रेरणा भरे, पुनरावृत्ति करें, बार बार हाईलाइटेड पॉइंट को बताएं और अच्छे कम्युनिकेशन का बना कर रखें। और विश्वसनीयता जो है होनी चाहिए जो स्वास्थ्य शिक्षा आप दे रहे हैं, और लास्ट में आप फीडबैक ले, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये 10 बात जो ध्यान में रखेंगे वही प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए अब आता है हेल्थ एजुकेशन की विधियाँ। ठीक है, मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की विधियाँ 3 स्तर पर यह विधि दी जाती है। पहला, हम किसी को डायरेक्टली व्यक्तिगत पर्सनली हेल्थ एजुकेशन हेल्थ टिप दे सकते हैं। तो ये हेल्थ टिप जो होता है डायरेक्टली देते हैं, वह व्यक्तिगत काउंसलिंग होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है, गृह भ्रमण होता है। ठीक है, इसका उपयोग गर्भवती महिला, टीबी रोगी, परिवार नियोजन, तो व्यक्तिगत तौर पर भी हम इंडिविजुअल मेथड भी अपना सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट फेस टू फेस कोई व्यक्ति को चाहे इंटरव्यू के माध्यम से हो या फिर काउंसलिंग के माध्यम से हो या होम विजिट के माध्यम से हो, हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। तो पहला विधि है पर्सनल यानी इंडिविजुअल मेथड,
व्यक्तिगत विधियाँ। दूसरा है ग्रुप मेथड यानी सामूहिक में मेथड। यहाँ पे जो हम देंगे हेल्थ एजुकेशन वह समूह में देंगे, व्यक्तिगत नहीं देंगे। व्यक्तिगत देंगे तो एक होगा या 2 होगा परिवार में, लेकिन समूह में देंगे तो उसमें 10, 15, 20, 50, 100 हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, जो एक साथ हेल्थ एजुकेशन ले सके। अब एक ग्रुप मेथड में लेक्चर होता है, समझ गए, व्याख्या, जो एक साथ सैकड़ों व्यक्ति को हम लेक्चर देते हैं। ग्रुप डिस्कशन करते हैं, समूह चर्चा, एक साथ समूह में बहुत सारे व्यक्ति के साथ। डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, जो लोगों को प्रदर्शनी दिखा के हम लोग करते हैं। वर्कशॉप, ठीक है ना, वर्कशॉप होता है कार्यशाला, जो वर्कशॉप में ले जाकर छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर लोगों को करके दिखाते हैं। सेमिनार लगता है, उसमें भी ग्रुपिंग में होता है, ठीक है। सिम्पोसियम होता है, संगोष्ठी होता है, ये भी एक ग्रुप मेथड ही है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, सब के सब जो है ग्रुप में दी जाने वाली, और इन सब में एक बड़े संख्या में हम लोगों को जो है ग्रुप में बांटकर 10, 20, 50 व्यक्तियों को ग्रुप में बांटकर चाहे लेक्चर दीजिए ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, या वर्कशॉप के माध्यम से, या सेमिनार के माध्यम से, या रोल प्ले के माध्यम से, जो भी हो आप इसमें समूह में हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बनता है जनसंचार विधि यानी मास लेवल पर, ठीक है। जनसंचार यानी लोगों में जनसंचार, लोगों में मास लेवल पर हम इसका जो है शिक्षा देते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पोस्टर, पंपलेट, क्लिप चार्ट, बैनर, प्रदर्शनी। अब ये जनसंचार का मतलब होता है कि बड़े लेवल पर सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सरकार इसमें बड़ी जो है भूमिका निभाती है। मान लिया पूरे देश में केंद्र सरकार का कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना हो तो वो घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर देना संभव थोड़ी ना होता है। देखते होइएगा सरकार जो है ऐड चलवाती है छोटी सी, ठीक है, यूट्यूब से लेकर, फेसबुक से लेकर, रेडियो से लेकर, टेलीविज़न से लेकर, अखबार से लेकर, सिनेमा हॉल तक जो है छोटे छोटे क्लिप जो है सरकार अपना एडवर्टाइज करवाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कम दिनों में प्रभावित हो, जानकारी लें। तो ये सब मास लेवल पर होता है, जिसको पूरे देश को रिप्रेजेंटेड करना हो, पूरे राज्य को करना हो, तो वो सब लोग इन सारे मेथड का उपयोग करते हैं लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे समापन, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब इसको डिटेल्स में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिखने के लिए। धन्यवाद।